टेबल शो करती है उसमें आप क्या क्या डाटा फिल करेंगे जब आप GSTR 1 फाइल करेंगे तो। सबसे पहले तो अगर आपकी कोई भी सेल नहीं होती है या फिर आप वॉलंटरी बेसिस पे अपना जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं और आपको कोई सेल नहीं अपनी वो करनी है शो, तो आप यहाँ पे नील GSTR 1 करके आप यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप OTP के थ्रू अपनी फाइल GSTR 1 कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपकी क्या कहते हैं डिटेल्स आपको होती हैं और आपको फिल करनी है तो ये जो टेबल्स हैं ये आपको फिल करनी पड़ेंगी GSTR 1 के समय। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट टेबल देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट टेबल में आपको वो वाली डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपने सेल करी रजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब मीन्स है कि जिनकी जीएसटी जिन्होंने जीएसटी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जिन्होंने जिनके पास जीएसटी नंबर है। तो फर्स्ट टेबल में आपको वो शो करना पड़ता है। एंड सेकंड टेबल में आपका ये होता है कि जो आपके B2C लार्ज है, मतलब आपने जो सेल करी, आप बिजनेस है और आपने कस्टमर को सेल करी, उसके बाद क्या कहते हैं उनकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो 1 लाख से अबव है, तो उनको आप क्या कहते हैं B2C लार्ज में करेंगे शो, और उसके लिए आपको सेपरेट इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी उनके इंडिविजुअल कस्टमर्स की। अब जैसे कि आप ये फिफ्थ और सेवन टेबल को देख सकते हैं। जो सेवन टेबल में होता है ना, जैसे कि B2C होता है, तो B2C में अगर आप करेंगे तो B2C में जैसे आप लार्ज में इनवॉइसेस एप्लीकेबल इशू करते थे, पर B2C अदर्स में क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू ना उससे ये सब जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे वी मार्ट वगैरह हो गए, ये सब क्या कहते हैं वैसे अपना कस्टमर को सेल करते रहते हैं। जैसे कि मतलब बल्क में सेल करते हैं तो आप इतना ट्रैक नहीं रख पाते कि मतलब 10 रुपीज की कुछ उन्होंने पेमेंट करी कुछ नहीं करी। तो सपोज करिए, तो इस तरह आप क्या करते हैं उसको बल्क में ही अपलोड कर देते हैं, आप कंबाइन करके आप उसमें बस वैल्यू डाल देते हैं। आपको सेपरेट इन्वॉइसिंग करने की ऐसी नीड एज सच नीड नहीं है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट टेबल पे। नेक्स्ट टेबल में क्या होता है 6A में एक्सपोर्ट इन्वॉइसेज। तो एक्सपोर्ट इन्वॉइसेज में क्या होता है कि अगर आप क्या कहते हैं आईटी कंपनी है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती हैं, वो अपना सॉफ्टवेयर जो है वो सर्विसेज वो एक्सपोर्ट करती हैं बाहर में, या फिर सॉफ्टवेयर भी एक्सपोर्ट करती है बाहर में, या फिर आप कुछ भी गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं तो ये एक्सपोर्ट इन्वॉइसेज आपको यहाँ 6A में शो करना पड़ता है। अब इसके लिए दो तीन चीजें हैं, जैसे कि आप एक्सपोर्ट इन्वॉइसेज में इन्वॉइसिंग भी एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट आता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर क्रॉस कर जाता है तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। अब ई इनवॉइसिंग आप पोर्टल पे कर सकते हैं जाके, ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे फिर आपको डीजीएफटी में भी रिपोर्ट करना होता है। वो सब कंप्लाइंस होते हैं कि आपको आरबीआई से फिर वो जो एफआईआरसी होती है, ईबीआरसी होती है, तो वो सब आपको इशू करानी पड़ती है और वो सब आपको वहाँ पे अपलोड करनी होती है डिटेल्स डाल के। तो ये 6A में हम ये सब शो करते हैं, ये एक्सपोर्ट इनवॉइसेज में। और एक्सपोर्ट इनवॉइसेज में दो तीन चीज आती है, जैसे एसईजेड आ गया, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स आ गया, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आ गया। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे कि आपने एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करा, मतलब उसमें आपका टैक्स लगा नहीं, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है कि आप उसको बाद में क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी रिफंड आप फाइल करेंगे तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है रिलेटेड सप्लाईज। अब रिलेटेड सप्लाईज ऐसा होती है कि बहुत सारी चीज होती है कि जो एग्जाम्प्ट होती है या फिर रिलेटेड होती है, मतलब 0% उसमें टैक्स लगता है। तो ऐसे अगर आप कोई सेल करते हैं ऐसे आइटम्स की, ऐसी गुड्स की, या फिर ऐसी कोई प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, तो आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं 8A, B8, C8D में रिलेटेड सप्लाईज में। अब सेकंड सेकंड चीज जो आती है 9B। 9B में आता है कि क्रेडिट और डेबिट नोट्स, मतलब आपने कोई सेल करी और रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल करी, जैसे कि आपने जीएसटी, आप बिजनेस है और आपने बिजनेस टू बिजनेस आपने सेल करी, तो आप उसमें क्या आते हैं जब आप सेल करते हैं और उसके बाद क्या आते हैं आपको सेल को, मतलब उसके बाद आपको रिटर्न आता है कोई, तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं उसके, जिससे कि सेल में नेट ऑफ हो जाता है वो चीज, तो वो सेल कम दिखती है आपकी। ऐसे ही परचेज में क्या होता है डेबिट नोट इशू होता है, तो आप इशू करके यहाँ पे शो कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना टर्नओवर अगर रिटर्न आते हैं तो फिर यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे 9B जो है वो अनरजिस्टर्ड के लिए अलग केस है। इसका मतलब ये है कि अनरजिस्टर्ड वाला, जैसे कि जिनका जीएसटी नंबर नहीं होता है, अनरजिस्टर्ड होते हैं जो, तो आप उसमें यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट टेबल है अपनी 11A1, 11A2। इसमें क्या होता है कि आप सपोज करिए आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी या फिर आपने गुड्स अपने प्रोवाइड कर दिए सबको, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उनका आपको पैसा एडवांस में रिसीव हो गया, मतलब अभी तक आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है पूरी तरह से या फिर पार्शियली प्रोवाइड करी है, तो आपको अमाउंट रिसीव हो गया, तो वो आपकी एक तरह से एडवांस हो गया, एडवांस मिल गया आपको, तो हम उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं। वैसे ऐसा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ना इस वाली टेबल की और ना इस वाली टेबल की, ये आपको जरूरत नहीं पड़ सकती है। अगर एडवांसेस का आपको एडजस्टमेंट करना हुआ कि आपको ज्यादा रिसीव हो गया थोड़ा, आपको पार्शियल उसका करना होगा सेटलमेंट, तो आप उसमें यहाँ पे टेबल आती है हमारी एचएसएन वाइज समरी। अब एचएसएन वाइज समरी में क्या होता है, जितनी भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करी, 4A में फिल करी आपने, कोई सप्लायर को वो करी, रजिस्टर्ड पर्सन को, या फिर B2C लार्ज में
आपने सेल दिखाई या फिर आपने 6A में करी या फिर B2C अदर्स में करी, तो आपको सबका HSN वाइज समरी यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी फील्ड है, ये आप इसमें नहीं कर सकते, आप इसको रोक नहीं सकते। तो आप अगर आपको कहते हैं HSN देखना है, आप किसी गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं, तो आप वहाँ पे GST पोर्टल पे ही आप क्या कहते हैं, वहाँ पे जाके सर्च टैक्स में जाके आप अपना HSN वाइज सर्च कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट टेबल जो आती है वो आती है डॉक्यूमेंट्स इशूड। सपोज करिए आपने 10 इनवॉइसेज इशू करे हैं, किसी को B2B को, और 10 इनवॉइस इशू करें B2C को। तो अब वहाँ पे बस इसमें जाके आपको वहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होगी कि B2C वाले कॉलम में आपने 10 इनवॉइसेस करे और रिजेक्टेड वाले, कैंसिल्ड वाले 0 हैं, तो नेट आपके 10 ही हो गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इशूड में करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी इशू करते हैं, जैसे आप ट्रेड नोट भी इशू कर रहे हैं या फिर आप सेल भी शो कर रहे हैं, इनवॉइस शो कर रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इशूड में शो करना पड़ेगा। अब जो टेबल नंबर 14 है, ये उनके लिए रेलेवेंट है जो कि वहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे डील करते हैं, मतलब लिस्टिंग वगैरह करते हैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह की। तो ये वहाँ पे जो सेल करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस प्लेटफॉर्म में आपको TCS कलेक्ट करता है। वो प्लेटफॉर्म TCS जो कलेक्ट करते हैं सब लोग, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो में, तो आपको यहाँ पे आके क्लेम करना पड़ता है पहले। उसके बाद आप अपनी सेल शो करते हैं, वो की रिपोर्ट जो है आपकी वो उसी प्लेटफॉर्म पे आपको शो कर जाती है, जितनी भी आपने सेल करी हो, जिसको भी सेल करी हो, B2C में, B2B में, वो आपकी यहाँ पे शो कर जाती है 14 टेबल में। तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है वो चीज़ें। अब टेबल नंबर 15 में क्या होता है, टेबल नंबर 15 में वो लोग रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे जो ई कॉमर्स वाले हैं। ई कॉमर्स वाले मतलब जोमेटो, स्विगी वगैरह ही, वही डायरेक्टली यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, मतलब उन्होंने जो उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सेल हुई है, वो लोग यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो बस। और उसके बाद नीचे आते हैं हम अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में। अब अमेंड में क्या होता है कि हमने जो भी अगर ऊपर कोई भी मिस्टेक कर दी या फिर कुछ भी अगर ऐसा हो गया कि हमें वो चीज़ आपको थोड़ी सी अपडेट करनी हुई, अमेंड करनी हुई, तो हम इस इन टेबल्स में वो शो कर देते हैं। ये ऐसी सेम टेबल्स हैं जो कि आपने ऊपर अभी मैंने समझाई है। तो इसमें ये होता है। और बाकी अगर आप क्या कहते हैं इनवॉइसिंग करते हैं, तो यहाँ पे इनवॉइस आपकी आ जाती है। और इनवॉइस में एक और चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि इनवॉइस में क्या होता है कि जो आपका इनवॉइस है, अगर आपने क्रिएट कर लिया, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 डे में आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। तो उसका डाटा आपको दोबारा से डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ HSN और डॉक्यूमेंट्स इशू फैच करने की जरूरत पड़ेगी।